पकड़ी और घर के लिए रवाना हो गया। पता नहीं वह किस हाल में होगी, पता नहीं वे लोग अंकिता के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। बस की खिड़की से भरे पहाड़ों को देखते हुए वह इसी सोच में डूबा हुआ था। नेपाल के पहाड़ी रास्तों की खूबसूरत वादियां भी आज उसके दिल को सुकून नहीं पहुंचा पा रही थी। रास्ते भर वह इन्हीं आशंकाओं और उलझनों के बीच 300 किलोमीटर का सफर कैसे कट गया, पता ही नहीं चला। वीरगंज बस स्टैंड पर उतरकर वह टैक्सी में बैठा और करीब 1 घंटे में अपने घर पहुंच गया। शाम हो चुकी थी और लंबे सफर की थकान उसके ऊपर हावी हो रही थी, इसलिए वह सबसे मिलने के बाद आराम करने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया। परंतु उसकी आंखों में ना तो नींद थी और ना दिल को चैन। क्या बात है बाबू जो इतने परेशान लग रहे हो? माँ भले ही अनपढ़ हो लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पढ़ना अच्छी तरह जानती है। दीपक की माँ ने उसकी परेशानी को भांप लिया था। वह अपने माँ बाप से कोई भी बात नहीं छुपाता था। वह पहले ही रिया के बारे में माँ को बता चुका था। माँ तुम कल पापा को रिया के घर जाने को कहो ना। उसने माँ से सारी बात बताने के बाद मिन्नत की। वह जानता था कि उसके स्वाभिमानी पापा इस बात के लिए कतई राजी नहीं होंगे, क्योंकि सामाजिक नियमों और परंपराओं के अनुसार पहले लड़की वाले को लड़के वाले के पास जाना पड़ता है। ठीक है मैं उनसे बात करती हूँ, तुम खाना खा लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। माँ को अपने बेटे की खुशी सबसे प्यारी थी। चाचा जी, अंकिता बुआ जी का कॉल आया है, वह आपसे बात करना चाहती है। वह भोजन करके हाथ धो रहा था, तभी उर्मिला हाथ में फोन लिए भागती हुई आई। उर्मिला दीपक के चचेरे भाई की लड़की थी। दीपक के पापा 2 भाई थे, बड़े भाई साहब की 4 बेटियां और इकलौता बेटा था। सबकी शादी हो चुकी थी। चचेरे भाई की 3 बेटियां और 2 बेटे थे। उर्मिला उनकी मंझली बेटी थी। दीपक ने हाथों को पोंछकर फोन को कानों से लगाया। हेलो, दीपक धीमे से बोला। उधर से अंकिता की रोने की आवाज आई। हेलो, उसका दिल बैठने लगा। भैया आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको प्यार करने के लिए कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? आपकी वजह मेरे घर में तूफान मचा हुआ है। मुझे गालियां और ताने सुनने पड़ रहे हैं। मेरा घर उजड़ने की कगार पर है। क्यों किया आपने ऐसा? दीपक चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। बस 2 आंसू उसकी पलकों से टूटे और जमीन में समा गए। बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? अब बस चुप हो जाओ अंकिता, मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आप सबसे कहते हैं कि अंकिता मेरी सबसे प्यारी बहन है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर आप मुझसे जरा भी प्यार करते हैं तो एक कृपा करना, आज के बाद मेरे घर कभी मत आना। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन दीपक उसे कान से लगाए खड़ा रहा जैसे वह जड़ हो गया हो। सच्चा प्यार क्या होता है? सुबह जब माँ ने पापा से रिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने के लिए कहा तो पापा इनकार करते हुए बोले, क्या तुम लोगों ने ऐसा कभी देखा है कि लड़का वाला लड़की वाले के घर रिश्ता लेकर जाए? ये बात तो ठीक है, परंतु अपने औलाद की खुशी के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? माँ ने पापा को मनाने की कोशिश की। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। पापा अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। तो ठीक है पापा, लेकिन यदि मेरी शादी रिया से नहीं हुई तो फिर मैं कभी किसी और से भी शादी नहीं करूँगा। दीपक भी अपने जिद पर उतर आया। दीपक की बात सुनकर पापा सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद वे कुर्सी से उठते हुए बोले, ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे। ठीक है, दीपक ने वादा किया। आज दीपक बहुत खुश था। उसे पूरा यकीन था कि रिया के मम्मी पापा उसके रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे बहुत अच्छे इंसान थे और दीपक को पसंद भी करते थे। कोई भी बाप यदि अपनी बेटी का लव लेटर पढ़ ले तो उसे वक्ती तौर पर बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा ठंडा होने पर वे जरूर मान जाएंगे।
दीपक को पूरा विश्वास था। वो छत पर लेटा बेसब्री से पापा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे पापा की आवाज सुनाई पड़ी। क्या हुआ पापा, क्या कहा उन लोगों ने? दीपक लगभग भागता हुआ नीचे आया और आते ही सवाल किया। पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप सिर नीचे झुकाए बैठे रहे। उसने देखा पापा के पलकों के किनारे कुछ सफेद मोती चमक रहे थे। पापा प्लीज कुछ बताएं ना, क्या हुआ? मिल गई ना तसल्ली, करा दी ना बेइज्जती, पापा उसकी आंखों में देखते हुए भारी मन से बोले। लेकिन पापा आखिर, बस अब कुछ मत कहना। पापा ने हाथों के इशारे से उसे रोका और उठकर बाहर चले गए। उसके बाद 2-3 दिनों तक पापा से उसकी बात नहीं हुई। वो तो बाद में माँ से उसे पता चला कि उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम अपने बेटी की शादी किसी भिखमंगे के घर नहीं करेंगे। प्यार करना सही है या गलत, जिंदगी के सबसे कड़वे सबक हमेशा मीठा बोलने वालों से ही मिलते हैं। रिया के मम्मी पापा की मीठी बातें अब उसके दिल को जला रही थी। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वे उससे इतना नफरत करते हैं। वो तो उन्हें अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार और सम्मान देता था। काश आपके जैसा बेटा मेरे कोख से पैदा होता। रिया की मम्मी की प्यारी बातें बार बार उसे याद आ रही थी। जब वह उनके घर जाता तो रिया के पापा कहते, बेटा बार बार गली में मत निकला करो, कहीं किसी की नजर न लग जाए। रिया की छोटी बहन नेहा खुश होकर कहती, मैं आप लोगों की शादी में जमकर नाचूंगी। उसके सारे सपने धूल में मिलते नजर आ रहे थे। दीपक को कई दिनों तक तो विश्वास ही नहीं हो पाया कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसका दिल अपमान की पीड़ा से तड़प उठा। उसने बहुत सोचा विचारा और आखिर में तय किया कि उसे एक बार फिर खुद से उनसे बात करनी चाहिए। जीवन में प्यार का क्या महत्व है। फिर उसने कई बार रिया के घर का नंबर मिलाया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तभी उसे याद आया कि रिया की बड़ी बहन का घर उसी शहर में है। उन्होंने की बार अपने मोबाइल से अंकिता से बात भी कराई थी। दीपक ने अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को खंगाला तो उसे उनका नंबर मिल गया। उसने फटाफट नंबर डायल किया तो रिंग होने लगी। हेलो, कौन? उधर से रिया के जीजा जी ने फोन उठाया। हेलो प्रणाम, मैं अंकिता का भाई दीपक बोल रहा हूँ, पहचाना आपने? हाँ बिल्कुल। कैसे हैं दीपक जी? हाँ हम बिल्कुल ठीक है, आप लोग कैसे हैं? हाँ हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ी देर हाल समाचार पूछने के बाद दीपक ने कहा, क्या आप मम्मी पापा से बात करा सकते हैं? माफ कीजिए दीपक जी, मगर वे आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। सुना है आपके और रिया के बीच प्यार मोहब्बत चल रहा है, शायद इसी वजह से। हाँ मैं उसी विषय में उनसे बात करना चाहता हूँ। आप प्लीज किसी तरह उनसे बात कराए ना, मैं बहुत परेशान हूँ। दीपक ने विनती की। देखिए अभी वे लोग बहुत गुस्से में हैं, इसलिए वे आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप हमें अपना समझते हैं तो हमें सारी बात सच सच बताइए। हम आपकी तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। रिया के जीजा जी ने अपने शब्दों में शहद घोलते हुए कहा। फिर दीपक ने उनसे बता दिया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन रिया तो कह रही थी कि वह आपसे प्यार नहीं करती, बल्कि आपने ही उस पर डोरे डालते हैं और उसे लव लेटर लिखते हैं। नहीं, ये झूठ है, वह ऐसा कभी नहीं कह सकती। दीपक को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद मेरे सामने यह कहा है। क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मैं जब तक यह बात उनके मुंह से न सुन लूं, मुझे विश्वास नहीं होगा। अच्छा अब ये बताएं कि आप रिया से अकेले में कितनी बार मिले हैं? रिया के जीजा धीरे धीरे भोले भाले दीपक को अपने जाल में फंसाते जा रहे थे। अकेले में तो नहीं, लेकिन हम उनके कॉलेज में 2-3 बार मिले हैं। कहीं आप लोगों के बीच शारीरिक संबंध तो नहीं बने हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करूंगा और जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो
जाए तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। रिया के जीजा ने वादा किया और फोन कट कर दिया। क्या प्यार सच में अंधा होता है? उनसे बात करके दीपक को थोड़ी आसबंधती दिखाई दी। अब वह उनके कॉल का इंतजार करने लगा। रिया से दूर होने के बाद उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। पता नहीं रिया किस हाल में होगी, वह दुखी होकर बार बार सोचता। दीपक का बुझा और उदास चेहरा देखकर उसके पापा को बहुत दुख होता। अतः उन्होंने उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मुंशी की जॉब पर लगवा दिया। शायद व्यस्त रहने से इसका थोड़ा मन बहल जाए, उन्होंने सोचा। एक दिन वह मजदूरों को काम पर लगवा रहा था, तभी रिया के दोस्त अनिता के नंबर से कॉल आया। दीपक ने कॉल उठाया तो रिया उस पर बरस उठी। आपने मेरे जीजा को हमारे बारे में क्यों बताया? उसने मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। लेकिन उन्होंने तो वादा किया था कि वह किसी से कुछ नहीं बताएंगे और हमारी शादी के लिए मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने उन्हें अपना दोस्त समझकर हमारे बारे में बता दिया और मैंने तो उन्हें बस इतना बताया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दीपक ने सफाई दी। बस हमारे और आपके बीच में सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मेरे घर कभी मत आइएगा। लेकिन एक बार मेरी बात तो। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर दीपक ने कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। तभी दीपक को चक्कर आया और वह कटे हुए पेड़ की तरह नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसने होश संभाला तो उसे एहसास हुआ कि अब उसकी दुनिया लुट चुकी है। उसने उसी वक्त काम से छुट्टी ली और अपने घर आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। उसकी हालत एक हारे हुए जुआरी की माफिक हो गई थी। मार्च के महीने ने सर्दियों को विदा करके पतझड़ को आने का निमंत्रण दे दिया था और इधर दीपक के जीवन में भी ऐसा पतझड़ आया था जिसके बाद बाहर आने की कोई उम्मीद न थी। वह दिन भर छत पर धूप बेसुध होकर लेटा रहता और रात भर अपनी गलती पर आंसू बहाता रहता। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब उसमें दुनिया से लड़ने का हौसला नहीं था तो उसने मोहब्बत क्यों की? मेरी क्या गलती थी? प्यार भी उसने किया, इजहार भी उसने किया, इकरार भी उसने किया। मैंने तो बस उसके प्यार की कद्र की थी। गलती मेरी है, मुझे उसके प्यार को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए था। उसे रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से में वह बार बार रिया को भुलाने की कोशिश करता मगर चाहकर भी उसे भुला नहीं पाता था। हद से ज्यादा प्यार और हद से ज्यादा नफरत दोनों इंसान की जिंदगी के लिए हानिकारक होते हैं। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उसने बाजार से जाकर सल्फास की गोलियां खरीदी और बस पकड़कर रिया के घर की तरफ जाने वाली बस में बैठ गया।